आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक की। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें किसी भी देश पर डिपेंड हुए बिना हमारा अपना रास्ता दिखाए। तो चलिए इसी को जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या इंडिया का अपना कोई जीपीएस है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और इसका नाम है नेविक। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो नेविक का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी टेक्निकल बातें समझेंगे, इसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ये जीपीएस से कैसे अलग है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। नाविक एक परिचय। समझते हैं कि आखिर यह नाविक है क्या, और सबसे बड़ा सवाल, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसे IRNS के नाम से भी जाना जाता है। और इसको बनाने का मकसद बहुत क्लियर था। अमेरिका के जीपीएस या किसी भी दूसरे देश के सिस्टम पर हमारी निर्भरता खत्म हो। मतलब ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। अच्छा, तो अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी में घुसते हैं। आखिर नेविक में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। नेविक की पूरी ताकत पता है किस पे टिकी है? आसमान में मौजूद 7 सैटेलाइट्स के एक ग्रुप पर। बस यही 7 सैटेलाइट्स हैं जो मिलकर हमें जमीन पर हमारी एकदम सटीक लोकेशन बताते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इन 7 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट्स तो ऐसी ऑर्बिट में हैं कि वो जमीन से देखने पर हमेशा एक ही जगह पर दिखती हैं। इन्हें जियो स्टेशनरी कहते हैं। और बाकी की 4 वो पृथ्वी के साथ साथ घूमती हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब इस यूनिक कॉम्बिनेशन से होता क्या है? इससे ये पक्का हो जाता है कि भारत और उसके आसपास के एरिया पर 2400 घंटे नजर रहती है और सिग्नल कभी करता नहीं। और इसका कवरेज एरिया सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। नेविक हमारी सीमाओं से 1500 किलोमीटर और आगे तक के इलाके को कवर करता है। सोचिए, ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा और सहयोग के मामले में कितना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं नेविक की सर्विसेज की। इसे बेसिकली 2 तरह के काम करने के लिए बनाया गया है, एक आम लोगों के लिए और दूसरा देश की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ 2 तरह की सर्विस मिलती हैं। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस या SPS, ये हम सब के लिए है, मतलब आम जनता के लिए जो मोबाइल्स में यूज होती है। और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी RS। ये पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है, बहुत ज्यादा सिक्योर, और इसे सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स जैसे हमारी सेना ही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब दुनिया में जीपीएस पहले से ही मौजूद है तो फिर नाविक हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए जीपीएस से इसकी सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। सबसे बड़ा फर्क है एक्यूरेसी का। इंडिया में जीपीएस हमें करीब 20 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है, वहीं नाविक हमें 5 मीटर से भी बेहतर एक्यूरेसी देता है। कितना बड़ा फर्क है! और उससे भी बड़ी बात, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में है, जबकि जीपीएस अमेरिकी सरकार कंट्रोल करती है। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, ये बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत ही अहम पॉइंट है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल में जमीन पर इस कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है। नेविक के यूजेस बहुत सारे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, मतलब किसी आपदा के वक्त एकदम सटीक लोकेशन पता करने में, गाड़ियों की ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट में, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रकों को ट्रैक करना, हमारे मोबाइल फोन्स में तो है ही। इसके अलावा जमीन, हवा और समंदर, तीनों तरह के नेविगेशन में ये काम आता है। मछुआरों को तूफान की वार्निंग देने से लेकर हवाई जहाजों को रास्ता दिखाने तक। तो एक बात तो साफ है, नेविक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता और उसकी स्ट्रेटेजिक ताकत का एक सिंबल है। और यहाँ एक सवाल हमारे लिए भी है कि नेविगेशन में ये आत्मनिर्भरता आने वाले कल में भारत के लिए विकास और सुरक्षा के और कौन कौन से नए रास्ते खोलेगी। सोचिएगा जरूर। आज हम रॉकेट टेक्नोलॉजी के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो न सिर्फ बेहद जटिल है बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन की। तो सवाल यह है कि दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल रॉकेट इंजन आखिर कौन सा है? इसका जवाब छिपा है उस टेक्नोलॉजी में जो बहुत ही ज्यादा ठंडे, मतलब -150 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं नीचे के तापमान पर काम करती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्रायोजेनिक इंजन असल में होता क्या है और क्यों इसे बड़े बड़े रॉकेट्स के सबसे ऊपरी हिस्से यानी कि अपर स्टेज की जान माना जाता है। देखिए, क्रायोजेनिक शब्द का सीधा सा मतलब है बहुत ही ज्यादा ठंडा। अब सोचिए, ये इंजन ऐसी गैसों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड यानी तरल बन जाती हैं, और यही सुपर कूल्ड लिक्विड गैस से इसका फ्यूल और ऑक्सीडाइजर बनती हैं। अच्छा, अब जरा इन तापमानों पर गौर कीजिए। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। फ्यूल के तौर पर जो लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है उसे -253 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ये तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी इस ब्रह्मांड के सबसे ठंडे मुमकिन तापमान से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है। इतने कम तापमान को संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने ठंडे फ्यूल को संभालने की इतनी मशक्कत क्यों की जाती है? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, बेजोड़ ताकत और जबरदस्त एफिशिएंसी। और ये स्लाइड इसका सबसे बड़ा फायदा साफ साफ दिखाती है। आसान भाषा में कहें तो क्रायोजेनिक इंजन अपने हर किलो फ्यूल से कहीं ज्यादा थ्रस्ट यानी धक्का पैदा करते हैं। मतलब ईंधन की हर एक बूंद से ज्यादा पावर निकाली जाती है, जो इसे पारंपरिक इंजनों से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती है। और इस जबरदस्त ताकत का सीधा सीधा नतीजा ये होता है कि रॉकेट अपने साथ बहुत ज्यादा वजन लेकर उड़ सकते हैं। इसी वजह से हम बड़े बड़े भारी भरकम सैटेलाइट्स को पृथ्वी की ऊंची कक्षाओं तक भेज पाते हैं, जो आज के कम्युनिकेशन और नेविगेशन मिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन ये भारत के लिए इतनी खास क्यों है? चलिए अब आते हैं इसरो की एक शानदार कामयाबी और भारत के अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 की कहानी पर।
CE-20 इंजन को बनाना भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। सोचिए, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस के बाद भारत ने ये मुकाम हासिल किया। ये आत्मनिर्भरता की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। CE-20 इंजन भारत के बाहुबली रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के सबसे ऊपरी स्टेज को पावर देता है और LVM-3 का मुख्य काम ही यही है, भारत के सबसे भारी पेलोड्स को अंतरिक्ष में उनकी सही जगह पर पहुंचाना। इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करना सिर्फ एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं है, बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम और दुनिया में उसकी जगह के लिए इसके बहुत गहरे रणनीतिक मायने हैं। तो इसके रणनीतिक फायदे क्या क्या हैं? पहला, ये टेक्नोलॉजी भारत को भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की ताकत देती है। दूसरा, ये चंद्रयान और मंगलयान जैसे गहरे अंतरिक्ष के मिशनों को मुमकिन बनाती है। और सबसे जरूरी बात, ये भारत को अंतरिक्ष में रणनीतिक स्वायत्ता देती है। मतलब अब हमें अपने बड़े मिशन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये शक्तिशाली इंजन एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसने भारत के लिए स्पेस में अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस स्वदेशी क्रायोजेनिक क्षमता के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की अगली बड़ी छलांग क्या होगी? क्या ये गगनयान मिशन को और ताकत देगा या फिर मंगल पर किसी नए अभियान की नींव रखेगा? भविष्य जो भी हो, वो रोमांचक जरूर होगा। है एक ऐसी आंख के बारे में जो अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे नजर रख रही हो। एक ऐसी नजर जो घने बादलों को चीर दे, रात के अंधेरे को भी भेद दे और धरती पर हो रहे छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निसार मिशन की, जो हमारी पृथ्वी को देखने समझने के इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने जा रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा सैटेलाइट नहीं है। निसार दुनिया का सबसे महंगा और अब तक का सबसे एडवांस्ड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी छलांग है और आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले निसार का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर नासा और इसरो की इस खास साझेदारी को समझेंगे। हम इसकी अनोखी रेडार टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि निसार का महत्व क्या है और ये हम सबके लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये निसार आखिर है क्या। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अब जैसा कि नाम से ही साफ पता चल रहा है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और हमारी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो का एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। मतलब ये दो बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों के एक साथ मिलकर काम करने का एक बेहतरीन प्रतीक है। अब बात करते हैं इस पार्टनरशिप की, जो इस मिशन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि स्पेस में सहयोग का, दोस्ती का एक शानदार उदाहरण है। इस मिशन में सबसे दिलचस्प बात है काम का बंटवारा। आप इसे सैटेलाइट की दो आंखें समझ सकते हैं और ये दोनों आंखें दोनों एजेंसियों ने मिलकर बनाई हैं। नासा ने दिया है एल बैंड रडार, जो जमीन और जंगलों के अंदर तक झांकने में माहिर है। वहीं इसरो ने तैयार किया है एस बैंड रडार सिस्टम, जो मौसम का हाल बताने में बेहतर है। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो सैटेलाइट की क्षमताएं अकल्पनीय हो जाएंगी। चलिए अब जरा उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो निसार को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। ये इसकी रडार तकनीक है जो सचमुच अनदेखे को देखने की ताकत रखती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि निसार इतिहास का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो डुअल फ्रीक्वेंसी रडार का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। ये एक ही समय में एल बैंड और एस बैंड दोनों फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके पृथ्वी को स्कैन करेगा। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक आंख से जमीन के नीचे पानी का स्तर देखना और उसी वक्त दूसरी आंख से बादलों के पार झांकना। ये सब एक साथ संभव होगा। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यही है, रडार होने की वजह से इसे बादलों या खराब मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दिन हो या रात, हर समय ये पृथ्वी की सतह की एकदम साफ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। चाहे घने जंगल हो, बर्फीले पहाड़ हो या रेगिस्तान, निसार की नजरों से कुछ भी नहीं छिपाएगा। तो सवाल ये उठा है कि इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा किस लिए? आखिर क्या है इस मिशन के मकसद? चलिए अगले सेक्शन में इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम तो है हमारे प्लेनेट की सेहत पर नजर रखना। मतलब ये पृथ्वी के बदलते इकोसिस्टम को समझेगा, जैसे कि जंगल कट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। साथ ही ये ध्रुवों पर जो बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनकी गति को बहुत ही सटीकता से मापेगा। और ये डेटा क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये मिशन रिसोर्स मैनेजमेंट और डिजास्टर मॉनिटरिंग में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये जमीन के नीचे पानी के स्तर यानी ग्राउंड वाटर पर नजर रखेगा, जो हमारी खेती और पीने के पानी के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। और सबसे अहम बात, ये भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले और बाद का क्रूशियल डेटा देगा, जिससे बचाव और राहत के कामों में सीधी मदद मिलेगी। तो जब हम इन सारे मकसदों को एक साथ देखते हैं तो निसार का महत्व एकदम साफ हो जाता है। ये वाकई में पृथ्वी विज्ञान के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो अगर इसे हम संक्षेप में समझना चाहें, खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ये 3 पॉइंट्स निसार के महत्व को समझाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर समझ। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का सटीक अध्ययन। और तीसरा, कृषि से लेकर जल प्रबंधन तक हमारे रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में एक क्रांति।
और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये मिशन हमारे ग्रह के भविष्य को समझने की हमारी काबिलियत को कैसे बदल देगा। निसार से जो डेटा हमें मिलेगा वो ना सिर्फ हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा, बल्कि हमें इसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर फैसले लेने में भी मदद करेगा। ये सही मायनों में अंतरिक्ष से मानवता के लिए एक तोहफा है। कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में भारत की जो अरबों खरबों की संपत्ति है उस पर हर पल एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहता है। तो आज हम बात करेंगे उसी अनदेखी ढाल की जो हमारी इस कीमती संपत्ति की रक्षा कर रही है, प्रोजेक्ट नेत्र। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, चाहे वो जीपीएस नेविगेशन हो, मौसम का हाल जानना हो या फिर देश की सुरक्षा के लिए जरूरी सैटेलाइट्स हो, सब कुछ अंतरिक्ष पर ही टिका है। तो जरा सोचिए, अगर इन सैटेलाइट्स को कुछ हो गया तो कितना कुछ रुक जाएगा। तो फिर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ना हमें अंतरिक्ष के उस खतरे को समझना होगा जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखता पर है एकदम असली। हम सबको लगता है कि अंतरिक्ष एकदम खाली जगह है ना, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पुराने रॉकेट के टुकड़ों, खराब हो चुके सैटेलाइट्स और न जाने कितने छोटे छोटे कणों से भरा पड़ा है, जिसे हम स्पेस डेब्री या अंतरिक्ष का मलबा कहते हैं। और पता है, ये टुकड़े किसी बंदूक की गोली से भी कई गुना ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं और हमारे काम कर रहे सैटेलाइट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब इस लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत चुपचाप तो बैठ नहीं सकता था। इसीलिए भारत ने अपने स्पेस एसेट्स को बचाने के लिए अपना खुद का एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा सिस्टम तैयार किया है और उसी का नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। नेत्र यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये इसरो का बनाया हुआ एक पूरी तरह से स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसका काम एकदम सीधा और साफ है, अंतरिक्ष में घूम रहे किसी भी खतरे पर नजर रखना, चाहे वो कोई मलबा हो या किसी दूसरे देश का सैटेलाइट, और वक्त रहते हमें अलर्ट कर देना। तो सवाल यह है कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब ये हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में घूम रही इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रख कैसे लेता है? इसका पूरा प्रोसेस ना 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले जमीन पर लगे बहुत ही पावरफुल रडार और टेलीस्कोप 24 घंटे अंतरिक्ष को स्कैन करते रहते हैं। फिर इनसे जो भी डेटा मिलता है उसे सुपरफास्ट कंप्यूटर्स बहुत तेजी से एनालाइज करते हैं और आखिर में जैसे ही कोई भी चीज हमारे सैटेलाइट के रास्ते में आती दिखती है, ये सिस्टम फौरन एक अलर्ट जारी कर देता है कि भाई टकराव हो सकता है, सावधान। अब सुनिए इसकी सबसे कमाल की बात, इसकी असली ताकत है इसकी सटीकता में। प्रोजेक्ट नेत्र अंतरिक्ष में सिर्फ 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीज को भी ट्रैक कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए, ये कुछ ऐसा है जैसे 3600 किलोमीटर दूर उड़ रही एक क्रिकेट बॉल को देख लेना। कमाल है ना? और यही जो अविश्वसनीय क्षमता है, ये भारत को वो चीज देती है जिसे स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस या SSA। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि अब भारत को अपने दम पर अपनी आंखों से ये पता रहता है कि उसके सैटेलाइट्स के आसपास क्या हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का भारत के लिए रणनीतिक तौर पर क्या मतलब है, ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये हमारी अरबों की स्पेस संपत्ति को बचाता है। दूसरा, ये भारत को एक बड़ी स्पेस पावर बनाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये हमें जरूरी जानकारी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने से आजाद करता है। सोचिए, पहले हमें अमेरिका जैसी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब अगर कभी कोई तनाव की स्थिति हो तो वो हमें जानकारी देने से मना भी कर सकते थे। अब वो निर्भरता खत्म हो गई है। ये सच में निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक की एक बहुत बड़ी छलांग है। जहां पहले हम अमेरिका के नोराड जैसे सिस्टम पर निर्भर थे, वहीं अब प्रोजेक्ट नेत्र के साथ भारत अपनी स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये आत्मनिर्भर भारत का अंतरिक्ष में एक शानदार उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें, प्रोजेक्ट नेत्र वो शील्ड है, वो ढाल है जो अंतरिक्ष यानी फाइनल फ्रंटियर में भारत के हितों और उसकी सीमाओं की रक्षा कर रही है। लेकिन देखिए, ये आत्मनिर्भरता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। जिस तरह से आज स्पेस का सैन्यकरण हो रहा है, एंटी सैटेलाइट मिसाइलों की बात हो रही है, उसे देखते हुए भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या भविष्य में हमें ऊर्जा आधारित हथियारों यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में सोचना होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी शानदार वैज्ञानिक उपलब्धि की जो ना स्पेस में हमारी आंखें बनकर यूनिवर्स के अनदेखे रहस्यों को सुलझा रही है। नाम है इसका एस्ट्रोसैट। और ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी ऑब्जर्वेटरी है जो आसमान में तैर रही है। अब एक सवाल जो शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्या हमारे यानी भारत के एस्ट्रोसैट में कोई ऐसी खास बात हो सकती है जो दुनिया के सबसे फेमस नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप में भी ना हो? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और यही वो खूबी है जो एस्ट्रोसैट को सबसे अलग और स्पेशल बनाती है। तो आखिर ये एस्ट्रोसैट है क्या? चलिए, सबसे पहले इसकी जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझते हैं। ये जानना जरूरी है, खासकर उन सभी के लिए जो स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं। देखिए, एस्ट्रोसैट जो है वो भारत की पहली ऐसी डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसे सिर्फ एक सैटेलाइट मत समझिएगा, ये एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर। इसका मकसद सिर्फ एक यूनिवर्स के जो अनगिनत सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, उनके रहस्यों को गहराई से समझना। अच्छा, अब आते हैं एस्ट्रोसैट की उस सबसे बड़ी ताकत पर, वो चीज जो इसे हबल से भी स्पेशल बना देती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं मल्टी वेवलेंथ कैपेबिलिटी। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना?
चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जरा इमेजिन कीजिए कि एक ही टाइम पर आप किसी चीज को नॉर्मल रोशनी में, एक्सरे में और अल्ट्रावायलेट लाइट में सब में एक साथ देख पाएं। एस्ट्रोसैट बिल्कुल यही करता है। ये ऑप्टिकल यानी कि जो नॉर्मल लाइट है वहां से लेकर हाई एनर्जी एक्सरेज तक हर तरह की रोशनी में यूनिवर्स को एक ही साथ देख सकता है। ये तो बिल्कुल किसी सुपर हीरो की विजन जैसा है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, यूनिवर्स की हर चीज ना हर तरह की लाइट नहीं छोड़ती। कुछ राज सिर्फ एक्सरे में खुलते हैं तो कुछ अल्ट्रावायलेट में। तो इस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी का सीधा सा मतलब बस इतना है, एक ऐसी दूरबीन जो किसी तारे या गैलेक्सी को एक ही पल में कई अलग अलग तरह की रोशनी में देख सके। इससे होता यह है कि साइंटिस्ट को किसी भी इवेंट की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, एक ज्यादा गहरी समझ मिलती है, कोई अधूरी जानकारी नहीं। तो फिर दुनिया के सबसे मशहूर हबल टेलीस्कोप और हमारे एस्ट्रोसैट में आखिर मेन डिफरेंस है क्या? चलिए इसे जानते हैं। यही है वो जादुई अंतर। देखिए, जहां हबल को एक ही चीज को अलग अलग रोशनी में देखने के लिए बार बार मुड़ना पड़ता है, वहीं एस्ट्रोसैट ये काम एक ही झटके में कर लेता है, एक साथ। इससे ना सिर्फ कीमती समय बचता है, बल्कि हमें किसी भी कॉस्मिक इवेंट की ज्यादा सटीक और एक साथ ली गई जानकारी मिलती है। मतलब कोई भी पल छूटता नहीं है। तो इस अनोखी कैपेबिलिटी से भारत ने हासिल क्या किया? एस्ट्रोसैट ने यूनिवर्स के ऐसे कौन कौन से राज खुले हैं जिनके बारे में पहले किसी को नहीं पता था? एस्ट्रोसैट ने हमें ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझने में काफी मदद की है। इसने बेहद घने यानी डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। और यही नहीं, इसने हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी गैलेक्सी को भी खोजा है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में यूवी लाइट निकल रही है। ये तो बस कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं इसकी। इन्हीं शानदार कामयाबियों की वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने एस्ट्रोसैट को एक खास नाम दिया है, एक ऐसा नाम जो भारत के लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। इसे सम्मान से इंडियाज मिनी हबल कहा जाता है। सोचिए, मिनी हबल, ये नाम साफ साफ बताता है कि कम लागत में भी भारत ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी ऑब्जर्वेटरीज को टक्कर दे सकता है। तो ये जो उपनाम है, ये एस्ट्रोसैट की असाधारण कैपेबिलिटीज और उसकी खोजों का एक सच्चा सम्मान है। और यही चीज उसे दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस ऑब्जर्वेटरीज में से एक बना देती है। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि एस्ट्रोसैट की सफलता भारत के स्पेस फ्यूचर के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये साबित करती है कि भारत कम लागत में भी वर्ल्ड क्लास स्पेस साइंस कर सकता है। और ये भी दिखाती है कि आने वाले समय में हम यूनिवर्स के और भी बड़े और भी गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज हम रॉकेट टेक्नोलॉजी के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो न सिर्फ बेहद जटिल है बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन की। तो सवाल यह है कि दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल रॉकेट इंजन आखिर कौन सा है? इसका जवाब छिपा है उस टेक्नोलॉजी में जो बहुत ही ज्यादा ठंडे, मतलब -150 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं नीचे के तापमान पर काम करती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्रायोजेनिक इंजन असल में होता क्या है और क्यों इसे बड़े बड़े रॉकेट्स के सबसे ऊपरी हिस्से यानी कि अपर स्टेज की जान माना जाता है। देखिए, क्रायोजेनिक शब्द का सीधा सा मतलब है बहुत ही ज्यादा ठंडा। अब सोचिए, ये इंजन ऐसी गैसों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड यानी तरल बन जाती हैं, और यही सुपर कूल्ड लिक्विड गैस इसका फ्यूल और ऑक्सीडाइजर बनती हैं। अच्छा, अब जरा इन तापमानों पर गौर कीजिए। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। फ्यूल के तौर पर जो लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है उसे -253 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ये तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी इस ब्रह्मांड के सबसे ठंडे मुमकिन तापमान से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है। इतने कम तापमान को संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने ठंडे फ्यूल को संभालने की इतनी मशक्कत क्यों की जाती है? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, बेजोड़ ताकत और जबरदस्त एफिशिएंसी। और ये स्लाइड इसका सबसे बड़ा फायदा साफ साफ दिखाती है। आसान भाषा में कहें तो क्रायोजेनिक इंजन अपने हर किलो फ्यूल से कहीं ज्यादा थ्रस्ट यानी धक्का पैदा करते हैं। मतलब ईंधन की हर एक बूंद से ज्यादा पावर निकाली जाती है जो इसे पारंपरिक इंजनों से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती है। और इस जबरदस्त ताकत का सीधा सीधा नतीजा ये होता है कि रॉकेट अपने साथ बहुत ज्यादा वजन लेकर उड़ सकते हैं। इसी वजह से हम बड़े बड़े भारी भरकम सैटेलाइट्स को पृथ्वी की ऊंची कक्षाओं तक भेज पाते हैं, जो आज के कम्युनिकेशन और नेविगेशन मिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन ये भारत के लिए इतनी खास क्यों है? चलिए अब आते हैं इसरो की एक शानदार कामयाबी और भारत के अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 की कहानी पर। CE-20 इंजन को बनाना भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। सोचिए, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस के बाद भारत ने ये मुकाम हासिल किया। ये आत्मनिर्भरता की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है।
ये स्लाइड दिखाती है कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। CE-20 इंजन भारत के बाहुबली रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के सबसे ऊपरी स्टेज को पावर देता है और LVM-3 का मुख्य काम ही यही है, भारत के सबसे भारी पेलोड्स को अंतरिक्ष में उनकी सही जगह पर पहुंचाना। इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करना सिर्फ एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं है, बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम और दुनिया में उसकी जगह के लिए इसके बहुत गहरे रणनीतिक मायने हैं। तो इसके रणनीतिक फायदे क्या क्या हैं? पहला, ये टेक्नोलॉजी भारत को भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की ताकत देती है। दूसरा, ये चंद्रयान और मंगलयान जैसे गहरे अंतरिक्ष के मिशनों को मुमकिन बनाती है। और सबसे जरूरी बात, ये भारत को अंतरिक्ष में रणनीतिक स्वायत्तता देती है। मतलब अब हमें अपने बड़े मिशन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये शक्तिशाली इंजन एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसने भारत के लिए स्पेस में अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस स्वदेशी क्रायोजेनिक क्षमता के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की अगली बड़ी छलांग क्या होगी? क्या ये गगनयान मिशन को और ताकत देगा या फिर मंगल पर किसी नए अभियान की नींव रखेगा? भविष्य जो भी हो, वो रोमांचक जरूर होगा। अच्छा, सोचिए जरा, एक बड़े विशाल रॉकेट को स्पेस में भेजने में कितना टाइम और कितना पैसा लगता होगा। बहुत है ना? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिनी रॉकेट की जो सच कहूं तो पूरे खेल के नियम ही बदलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसरो के बिल्कुल नए SSLV की। और हाँ, जो लोग BPSC मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मिनी रॉकेट आखिर है क्या भला, और क्यों हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए इसे इतनी बड़ी खबर माना जा रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये SSLV, इसका मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है इसका, और इसे बनाया किसने है? चलिए जानते हैं। तो SSLV का पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, छोटे सैटेलाइट्स के लिए। और इसे बनाया है हमारे अपने इसरो ने, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। आप इसे ऐसे समझिए कि ये इसरो के तर्कश में एक नया, एकदम फुर्तीला और अचूक तीर है। अब देखिए, इस रॉकेट का मकसद ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसे बनाया ही गया है खास तौर पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, मतलब जिनका वजन 500 किलोग्राम तक हो। और यही जो इसकी स्पेशलाइजेशन है ना, यही इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये है क्या, पर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे रॉकेट्स की भीड़ से एकदम अलग बनाता है? चलिए अब इसकी कुछ ऐसी खूबियों पर नजर डालते हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। सिर्फ ये एक नंबर देखिए, 72 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 72 घंटे, मतलब 3 दिन। आप जरा सोचिए, जहां बड़े बड़े रॉकेट्स को असेंबल करने में ही महीने लग जाते हैं, वहीं SSLV को सिर्फ 3 दिन में लॉन्च के लिए रेडी किया जा सकता है। स्पेस की दुनिया में ये स्पीड सच कहूं तो किसी क्रांति से कम नहीं है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इतनी जबरदस्त रफ्तार के लिए कोई सैकड़ों लोगों की फौज नहीं चाहिए। नहीं, इस पूरे रॉकेट को असेंबल करने के लिए सिर्फ 6 लोगों की एक छोटी सी टीम काफी है। सोचिए तो जरा, कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है ये। अच्छा, अब अगर हम इसकी तुलना अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV से करें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ SSLV जो बहुत सस्ता है, दूसरी तरफ PSLV जिसकी लागत ज्यादा है। एक को तैयार होने में लगते हैं सिर्फ 72 घंटे, दूसरे को महीनों। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन 2 पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। कम लागत और कम समय, ये बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं SSLV के सबसे क्रांतिकारी पहलू की। ये जो कम लागत और तेज रफ्तार का कॉम्बिनेशन है ना, ये मिलकर एक ऐसी चीज को मुमकिन बनाता है जो स्पेस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकती है। और वो चीज है ये 2 शब्द, लॉन्च ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या है? फंडा बहुत सिंपल है। मतलब अब ISRO को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब जरूरत है तब लॉन्च, बहुत ही कम समय के नोटिस पर, बिल्कुल स्पेस में एक ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस की तरह। तो इस लॉन्च ऑन डिमांड का असर क्या होगा? देखिए, 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, छोटे सैटेलाइट्स के लिए लॉन्चिंग बहुत तेज और आसान हो जाएगी। नंबर 2, भारत कमर्शियल लॉन्च मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। मतलब हम दूसरे देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और नंबर 3, जो कि शायद सबसे अहम है, ये हमारे देश के नए स्पेस स्टार्टअप्स के लिए दरवाजे खोल देगा। वो भी कम खर्चे में अपने सैटेलाइट स्पेस में भेज पाएंगे। तो है ना ये एक असली गेम चेंजर? तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो संक्षेप में, SSLV क्या है? इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो 500 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है बहुत ही कम लागत और बहुत ही तेज तैयारी, सिर्फ 72 घंटे और 6 लोग। ये किस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलता है? लॉन्च ऑन डिमांड। और इसका सबसे बड़ा असर किस पर होगा? कमर्शियल मार्केट और स्पेस स्टार्टअप्स पर। बस ये है वो सारे जरूरी पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। और इन सब बातों के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन सारे फायदों को देखते हुए क्या SSLV भारत को दुनिया के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का किंग बना सकता है? संभावनाएं तो बहुत हैं और भविष्य वाकई बहुत रोमांचक लग रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस के एक ऐसे छुपे हुए खतरे की जो आने वाली पीढ़ियों को शायद पृथ्वी पर ही कैद कर दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं केस्लर सिंड्रोम की। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां स्पेस में जाना सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात रह जाए। क्यों? क्योंकि हमारे ही बनाए हुए मलबे ने, हमारे कचरे ने पृथ्वी के चारों ओर एक दीवार बना दी हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही वास्तविक खतरा है। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले केस्लर सिंड्रोम को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये थ्योरी किसने दी, उसके बाद देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स पर एक नजर डालेंगे।
चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये केस्लर सिंड्रोम आखिर है क्या चीज। तो देखिए, केस्लर सिंड्रोम एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट या LEO कहते हैं, वहां स्पेस का कचरा इतना ज्यादा हो जाता है कि सिर्फ एक टक्कर एक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ज्यादातर सैटेलाइट्स, चाहे वो कम्युनिकेशन के हों, मौसम के या जासूसी के, इसी ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। अच्छा, तो ये खतरनाक आइडिया आया कहां से? चलिए अब उस वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं जिन्होंने दुनिया को इस खतरे के बारे में सबसे पहले बताया। ये बात है साल 1978 की। नासा के एक साइंटिस्ट थे डोनाल्ड केस्लर। उन्होंने ही अपनी रिसर्च में ये सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था और चेताया था कि स्पेस में बढ़ता हुआ ये मलबा भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये सिंड्रोम इतना खतरनाक क्यों है? समझते हैं इसकी चेन रिएक्शन की पूरी प्रक्रिया को। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे काम करती है। सबसे पहले LEO में कचरे का घनत्व मतलब डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर कोई दो चीजें आपस में टकराती हैं। इस एक टक्कर से हजारों नए टुकड़े बन जाते हैं। अब ये टुकड़े गोली की रफ्तार से भी कई गुना तेज घूमते हुए दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं और उससे बनता है और भी ज्यादा मलबा। ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है, बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह। एक गिरा तो सारे गिरते चले जाएंगे। तो अगर ये चेन रिएक्शन सच में शुरू हो गया तो इसका अंजाम क्या होगा? इसका सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है? अंजाम बहुत सीधा और डरावना है। पृथ्वी के चारों ओर मलबे की एक ऐसी मोटी चादर बन जाएगी जिसे पार करना नामुमकिन होगा। मतलब भविष्य में कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च करना लगभग असंभव हो जाएगा। हम सचमुच अपने ही बनाए कचरे की जेल में कैद हो जाएंगे। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। तो मुख्य बातें ये हैं। कॉन्सेप्ट है केस्लर सिंड्रोम। इसे दिया नासा के डोनाल्ड केस्लर ने साल 1978 में। यह खतरा है लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO के लिए। इसकी प्रक्रिया है टकराव का चेन रिएक्शन और इसका नतीजा अंतरिक्ष यात्रा का असंभव हो जाना। और अब हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब अंतरिक्ष पर किसी एक देश का हक नहीं है तो इस कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या यह अलग अलग देशों की जिम्मेदारी है या प्राइवेट कंपनियों की या फिर संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को आगे आना होगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे साझा भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर जब बात अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्पेस लॉ की आती है। मेंस की तैयारी करने वालों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम इसरो के एक ऐसे ही जबरदस्त मिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में स्पेस में जाने का पूरा तरीका बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, यानी RLV-TD की। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये RLV-TD है क्या भला, फिर जो हमारे पुराने रॉकेट हैं उनमें क्या दिक्कत थी जिससे ये ठीक करेगा और ये काम कैसे करता है, इसरो ने इसमें अब तक क्या क्या कर लिया है और सबसे जरूरी इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल, ये RLV-TD आखिर है क्या? चलिए इसी से शुरू करते हैं। RLV-TD का पूरा नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अब नाम में ही इसका राज छिपा है। पहला शब्द है रीयूजेबल, मतलब जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरा जरूरी हिस्सा है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, मतलब ये अभी फाइनल व्हीकल नहीं है बल्कि एक तरह का टेस्ट मॉडल है जिसे टेक्नोलॉजी को परखा जा रहा है। और इसका मकसद सिर्फ एक, स्पेस तक पहुंचने के खर्चे को बहुत बहुत कम करना। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो ना तो बस ये सोच लीजिए कि ये एक स्पेस प्लेन है। मतलब इसमें रॉकेट की भी ताकत है और हवाई जहाज की भी खासियतें, ये दोनों का एक बहुत ही शानदार मिक्सचर है। अब ये RLV-TD इतना जरूरी क्यों है, इसकी अहमियत समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मतलब स्पेस में कोई भी सैटेलाइट भेजना इतना महंगा क्यों होता है। तो जो हमारे पुराने पारंपरिक रॉकेट हैं उनके साथ आखिर दिक्कत क्या है? यहाँ पर सारा खेल है एक बार बनाम बार बार इस्तेमाल का। जो पारंपरिक रॉकेट होते हैं वो बस एक ही बार यूज होते हैं। लॉन्च हुआ, सैटेलाइट अपनी जगह पहुंचा और रॉकेट के सारे महंगे महंगे हिस्से या तो हवा में जल गए या समुद्र में गिर के कबाड़ हो गए। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। वहीं दूसरी तरफ RLV-TD को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो वापस आ सके और उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके, बिल्कुल एक प्लेन की तरह। और यही इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये बार बार इस्तेमाल हो सकता है, पर सवाल ये है कि ये स्पेस प्लेन आखिर काम कैसे करता है। इसकी पूरी यात्रा लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक कैसी दिखती है। चलिए इसका मिशन प्रोफाइल देखते हैं। देखिए इसकी पूरी जर्नी को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, लॉन्च, ये बिल्कुल एक रॉकेट की तरह सीधा आसमान में लॉन्च होता है। दूसरा, पेलोड डिलीवरी, स्पेस में जाकर ये अपने सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में छोड़ देता है। तीसरा, री एंट्री, मतलब ये वापस धरती के वायुमंडल में आता है। और चौथा, जो इसका सबसे कमाल का और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है, लैंडिंग, ये एक हवाई जहाज की तरह ग्लाइड करता हुआ आता है और एक रनवे पर लैंड कर जाता है ताकि इसे फिर से अगले मिशन के लिए तैयार किया जा सके। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी या कागजों पर नहीं है। इसरो ने इस पर असल में काम किया है और जबरदस्त कामयाबी भी हासिल की है। तो चलिए देखते हैं कि अब तक इसरो ने क्या क्या कर दिखाया है। इसरो ने अब तक 2 बहुत ही जरूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। पहला है HEX यानी हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। इस टेस्ट ने यह साबित किया कि यह व्हीकल आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज, मतलब हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। और दूसरा है LEX यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। इस टेस्ट ने दिखाया कि ये एक हवाई जहाज की तरह बिना किसी पायलट के अपने आप एक रनवे पर लैंड कर सकता है। ये दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, खासकर परीक्षा के लिहाज से, कि इस पूरी टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है और इसका असर क्या होने वाला है।
इसका सबसे बड़ा असर सिर्फ एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 10 गुना। जी हाँ, RLVTD में ये ताकत है कि ये सैटेलाइट लॉन्च करने के खर्चे को 10 गुना तक कम कर सकता है। आप सोच भी सकते हैं ये कितना बड़ा बदलाव है। आज जो काम 100 रुपए में होता है वो कल 10 रुपए में हो पाएगा। ये स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाने जैसा है। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है कि RLVTD का सबसे बड़ा फायदा स्पेस में जाने की लागत को जबरदस्त तरीके से कम करना है। इससे स्पेस मिशन न सिर्फ सस्ते होंगे बल्कि हम ज्यादा बार और बहुत आसानी से स्पेस में जा पाएंगे। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत को दुनिया के स्पेस लॉन्च मार्केट का किंग बना देगी? क्या भविष्य में दुनिया के देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत के पास आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा और जो यकीनन भारत के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। इसरो के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है लेकिन बहुत ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं इसरो की कमर्शियल पावर की, उसकी व्यावसायिक शाखाओं की। और हाँ, ये टॉपिक BPSC मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए तो खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पॉलिसी में हो रहे बदलावों पर सीधी नजर रखी जाती है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है ना, कि इसरो को एक नहीं बल्कि दो कमर्शियल विंग्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले एक कंपनी थी एंट्रिक्स और फिर आ गई NSIL। तो क्या ये सिर्फ नाम बदला है? जी नहीं, ये भारत की स्पेस पॉलिसी में एक बहुत बड़े शिफ्ट का, एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। और आज हम इसी क्यों के पीछे की पूरी कहानी को जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसरो की पहली कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन से। कह सकते हैं कि ये वो पहली ईंट थी जिस पर भारत ने अपनी स्पेस सर्विसेज को दुनिया के बाजार में बेचने की शुरुआत की। साल था 1992। अब जरा उस दौर को याद कीजिए। ये भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का समय था। एक तरफ देश अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल रहा था और ठीक उसी वक्त स्पेस के क्षेत्र में भी अपनी कमर्शियल ताकत दिखाने के लिए एंट्रिक्स की नींव रखी गई। तो एंट्रिक्स असल में करता क्या था? देखिए, इसे आप इसरो की एक मार्केटिंग टीम समझिए। हिसाब बिल्कुल सीधा था। इसरो ने कोई शानदार रॉकेट बना लिया, मान लीजिए PSLV, या कोई सैटेलाइट तैयार कर ली। अब एंट्रिक्स का काम था कि वो दुनिया भर में जाए, कस्टमर ढूंढे और उनसे कहे, देखिए हमारे पास ये कमाल की टेक्नोलॉजी है, क्या आपको इसकी जरूरत है? ये मॉडल पूरी तरह से सप्लाई ड्रिवन था, मतलब सामान पहले से तैयार है, अब बस उसके लिए ग्राहक ढूंढना है। और फिर कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। समय बदला, भारत की स्पेस में महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी और इसी के साथ ये महसूस हुआ कि अब एक नई सोच वाली कमर्शियल कंपनी चाहिए। और तब एंट्री हुई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, जिसे हम शॉर्ट में NSIL कहते हैं। NSIL को 2019 में बनाया गया। ये तारीख बहुत अहम है। ये भारत के स्पेस सेक्टर में सुधारों के एक नए दौर की शुरुआत थी, जहां सरकार का फोकस प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने पर था। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क, वो चीज जो NSIL को एंट्रिक्स से एकदम अलग बना देती है। देखिए, NSIL का मॉडल है डिमांड ड्रिवन, मतलब ये बाजार में जाकर ये नहीं कहता कि हमारे पास ये रॉकेट है, नहीं, ये पूछता है बताइए आपको क्या चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी विदेशी कंपनी को अपने 30 छोटे-छोटे सैटेलाइट लॉन्च करवाने हैं, तो NSIL सिर्फ इसरो के भरोसे नहीं बैठेगा, वो भारत की प्राइवेट कंपनियों जैसे L&T या HAL के पास जाएगा, उनसे मिलकर पूरा का पूरा रॉकेट बनवाएगा और उस कस्टमर की मांग पूरी करेगा। समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को साथ लेकर स्पेस बिजनेस करने का एक नया तरीका है। तो चलिए एक बार फटाफट इन दोनों के बीच के फर्क को और साफ साफ देख लेते हैं। एग्जाम के लिहाज से ये तुलना बहुत काम की है क्योंकि इससे पॉलिसी में जो बदलाव आया है उसकी जड़ तक हम पहुंच जाएंगे। ये टेबल देखा जाए तो पूरी कहानी को एक ही जगह समेट देती है। एक तरफ है 1992 का एंट्रिक्स जो बस एक सेल्समैन था, और दूसरी तरफ है 2019 का NSIL जो अब एक इंडस्ट्री लीडर और मैन्युफैक्चरर की भूमिका में है। एंट्रिक्स का दायरा सिर्फ इसरो के बनाए प्रोडक्ट्स तक ही था, लेकिन NSIL का काम पूरे भारतीय प्राइवेट उद्योग को स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना है। और जानते हैं इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? इसरो को। अब इसरो को रॉकेट बनाने और बेचने की फिक्र से आजादी मिल गई है। अब वो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस भविष्य की बड़ी टेक्नोलॉजी जैसे कि गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशनों पर लगा सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक पुरानी कंपनी को बंद करके नई कंपनी खोलने जैसा तो है नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला है। और इसका जवाब बहुत सीधा है। ये बदलाव असल में भारत के नए स्पेस रिफॉर्म्स की आत्मा है। अब सरकार स्पेस को सिर्फ एक सरकारी एजेंसी का काम नहीं मानती। लक्ष्य ये है कि भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में SpaceX और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियों ने किया है। NSIL उसी बड़े सपने को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। ये इसरो को वापस उसके असली रोल यानी एक वैज्ञानिक के रोल में लाता है और प्राइवेट इंडस्ट्री को एक इंजीनियर और एक बिजनेसमैन बनने का मौका देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो नया रास्ता भारत ने चुना है, ये हमें कहां तक ले जाएगा? क्या हमारी प्राइवेट कंपनियां दुनिया में SpaceX जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएंगी? क्या भारत दुनिया का अगला स्पेस हब बन सकता है? इन सारे सवालों के जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के इतिहास में एक बिल्कुल नया और शायद सबसे रोमांचक अध्याय अब शुरू हो चुका है।